सही है। तो प्रीवियस की दो हमने क्लासेस में डिस्कस किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सेकेंडली हमने डिस्कस की थी पॉपुलेशन। सही है, और उसी में हमने फिर उसके फर्स्ट हैंड आउट में पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया था किसमें, जी स्कोर में, और हमने उसकी जो भी हमारा पॉपुलेशन मीन था या जो भी प्रोबेबिलिटीज थी वो फाइंड आउट की थी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर हमें कोई पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है, तो उसकी हमें कोई टेस्ट करना है या उसका कोई रिजल्ट लेना है, तो हम किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ठीक है, जिससे हम बेसिकली क्या बना रहे थे, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे थे कि अगर हमें जिस तरह का डेटा भी गिवन है, लाइक अगर हमें सैंपल डेटा गिवन है तो हम उससे किस तरह निकालेंगे, और अगर हमें पॉपुलेशन डेटा गिवन है तो हम उससे किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है ना, कि इस टॉपिक में अब हम कर रहे हैं, देखो काम वो एक पॉपुलेशन का ही चल रहा है। ठीक है, काम वही चल रहा है, बस यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो ये फर्दर क्लासिफाई होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, testing of hypothesis may be described as a procedure in which sample data are used to decide whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of a population parameter. Such a statement or assumption which may or may not be true is called a statistical hypothesis. अगर मैं in short इस hypothesis को define करूं कि एक observation है जो कंपनी कलेक्ट करती है, ठीक है, थ्रू सम सैंपल्स, इस तरह सही है ना, कंपनी एक इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करती है, एक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करती है। हाइपोथेसिस में उसी इंफॉर्मेशन को, उसी ऑब्जर्वेशन को स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास जो चीज निकल कर आती है वो निकल कर आती है सैंपल से, कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो चीज भी मौजूद है वो क्या है। हाइपोथेसिस में हम उसी चीज को टेस्ट करते हैं कि आया जो डेटा कंपनी ने एक्सट्रैक्ट किया है, जो डेटा कंपनी ने निकाला है, इज इट ट्रू और इज इट नॉट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। अब अगर हम देखें कि हाइपोथेसिस निकालने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम टर्म्स कौन कौन सी यूज करते हैं या हम किस तरह, क्या स्टेप्स उसके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग अप टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस। ये सबसे पहले जो है कंपनी टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस बनाती है। कंपीटिंग हाइपोथेसिस क्या, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो आपके पास टू हाइपोथेसिस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एच नॉट। ठीक है, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और एक हमारे पास होती है एच एल्फा, इसको हम बेसिकली जैसे हमें सर ने पढ़ाया है वो बेसिकली होता है H1। तो वो बेसिकली होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है, तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ, इजी वर्डिंग में बताना चाहूँ, तो ये बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कंपनी की ऑब्जर्व की हुई होती है। ठीक है, जो कंपनी की ऑब्जर्व की हुई होती है। ठीक है, यानी कि जो कंपनी का डेटा हमें बता रहा होता है, कंपनी की स्टेटमेंट्स हमें बता रही होती है, H नॉट बेसिकली वो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है which once is the null hypothesis notated as H naught, which is the statement of a particular parameter value। ठीक है, H नॉट क्या होता है आपके पास, जो बेसिकली आपके पास एक वैल्यू आई हुई होती है कंपनी के डेटा से एक्सट्रैक्ट होके, या कंपनी की ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो एक आपके पास एक स्टेटमेंट आती है, उसको बेसिकली आप कहते हैं H नॉट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी के डेटा के मुताबिक सेल्स जो है वो डिक्लाइनिंग पे है, ये कंपनी ने जो है वो कंक्लूड किया है। तो हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, इस चीज को टेस्ट करेंगे कि आया कंपनी की सेल्स डिक्लाइनिंग पे है। ठीक है, तो अगर डिक्लाइनिंग पे हम बात कर रहे हैं ये, तो इसका अगेंस्ट क्या हो जाएगा? हम्म
इसकी अगेंस्ट क्या चीज हो जाएगी? बताओ। सेल्स इंक्रीज हो रही है। सही से समझ नहीं आया। बताओ क्या होगा अगर हम एच नॉट को ये कंसिडर करें कि कंपनी की सेल्स डिक्लाइनिंग पे है, तो इसका अगेंस्ट क्या होगा? ग्रो कर रही है सेल, बिल्कुल, यानी इंक्रीज हो कि रही है। नॉट नॉट डिक्लाइनिंग है, इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हाँ। एच नॉट डिक्लाइनिंग है तो एच वन नॉट डिक्लाइनिंग। तो ये चीज क्लियर हुई कि अगर हमारा एच नॉट जो भी होगा उसके अगेंस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा एच वन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई मेरी बात। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें बनानी होंगी, हमें हाइपोथेसिस टू कॉम्पिटिटिंग हाइपोथेसिस क्रिएट करने होंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द null hypothesis which is h naught, and the second one is the alternative hypothesis which is h1 या h alpha। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वी विल डेवलप दी सम सेट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जो नॉन विलिंग प्रोबेबिलिटी होती है आपकी ना, कि आपको लगता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अल्फा वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी वी आर विलिंग टू प्लेस ऑन अ टेस्ट फॉर मेकिंग एन इनकरेक्ट डिसीजन। अगर मैं चाहती हूँ कि ये डिसीजन इतनी परसेंट करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 90%, तो मेरा टेस्ट ऑफ अल्फा क्या होगा कि जितनी परसेंट इनकरेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इसे लगता है कि 10% चांसेस है कि ये चीज प्रोबेबली नहीं होगी जो भी मैं डेवलप कर रही हूँ, सही है, यानी कि 95% मुझे श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ कि कंपनी की सेल्स जो है वो डिक्लाइनिंग पर ही है। तो मैं अनश्योर कितने परसेंट हूँ? अनश्योर क्या है, मेरा इनकरेक्ट डिसीजन होने के कितने चांसेस है? 5%। इज दैट क्लियर? तो ये जो 5% होगा ये आपका होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ये दो चीजें क्लियर हुई। हाँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे बेसिकली हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हाइपोथेसिस को जो हमारे पास गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम टेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट करने का क्या तरीका होगा, टेस्ट करने में हमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन होंगे। ठीक है, तो हम उस सैंपल के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से, जो भी हमें गिवन होगा, हम एक टेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी वैल्यू और फाइंड रिजेक्शन रीजन। सही है, इसके बाद आपको एक रीजन गिवन होगा विच इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो आप उस पर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और इस टेस्ट को इससे कंपेयर करेंगे। देयर आर टू रीजन्स, एक्सेप्टेड रीजन एंड द रिजेक्टेड रीजन। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे और जब इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को निकालेंगे, तो कुछ क्रिटिकल रीजन्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारा टेस्ट एक्सेप्ट होता है या हमारा टेस्ट रिजेक्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, टेस्ट हमेशा एच नॉट को किया जाता है और रिजेक्ट भी हमेशा एच नॉट किया ही होता है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट होता है। ठीक है, अगर एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट क्या होगा, एच वन विच इज द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी मैं फॉर्मूला समझाऊंगी तो तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर लास्ट क्या है कि स्टेट एंड ओवरऑल कंक्लूजन। देखो इस क्वेश्चन में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपने कंक्लूड करना होगा कि इस पूरे टेस्ट से आपके पास क्या रिजल्ट सामने आया। सही है, तो देयर आर सिक्स स्टेप्स के आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने टू कॉम्पिटिटिंग हाइपोथेसिस बनाने। ठीक है, उसके बाद आपने
अल्फा देखना है आपका क्या है, उसके बाद आपने टेस्ट करना है, फिर प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपने उससे टेस्ट को डिसीजन लेना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कंक्लूजन लेना है। इज दैट क्लियर? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, मैं बता रही हूँ कि किस तरह करना है। अब देर आर एक तरह से पूरा समझो, पूरा एक स्ट्रक्चर है हाइपोथेसिस को सॉल्व करने का। बढ़ जाऊं उस पे, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सही है। पक्की बात है? ठीक है, मुझे बता दो किसी को भी कोई मसला हो यहाँ तक तो। कोई मसला नहीं है? परफेक्ट। ठीक है, नाउ लेट मूव। वेट करो 2 मिनट, मैं स्क्रीन अगेन शेयर करती हूँ, पीडीएफ चेंज करना है। इट इज शोइंग। हाँ ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अब हमने जो डिस्कस किया, अब बेसिकली हम यहाँ इस चीज को देखेंगे कि हमें जो भी चीजें करनी है वो हमें किस तरह करनी है। तो ये जो प्रोसीजर है ये अपने साथ साथ उतारते रहना। ये पूरा प्रोसीजर इसी तरह फॉलो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट या जो भी हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज देखी कि आपने टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस को डेवलप करना है। ठीक है, देयर दीज आर टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस। एच नॉट आपका क्या होगा कि जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि कंपनी का जो पॉपुलेशन मीन है वो बराबर है किसी वैल्यू के, इक्वल है। ठीक है, इन मोस्टली केसेस एच नॉट इक्वल होता है। ठीक है, इन मोस्टली केसेस कि आपका एच नॉट हमेशा क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो इसका जो अगेंस्ट हो जाएगा वो, उसकी आपके पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या कि या तो जो भी मीन आपके पास गिवन होगा वो ग्रेटर हो सकता है उस मीन से जो आपके पास गिवन है। ठीक है, या तो वो उस मीन से लेसर हो सकता है, या वो उस मीन के नॉट इक्वल हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर लेसर में पता चल जाता है कि ग्रेटर है या लेसर है। तो नॉट इक्वल टू की बात क्या हो रही है यहाँ पर, कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मगर नॉट इक्वल टू होगा। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास होते हैं। ठीक है, एच नॉट की कंपीटिंग में। इज दैट क्लियर? इसी तरह इसको लिखो। ठीक है, और फिर जब तुम लोग सवाल सॉल्व करोगे, एक मैं करवाऊंगी अभी। ठीक है, जब सवाल सॉल्व करोगे तो और बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम लोगों को हाइपोथेसिस का ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, तो आगे जो बेसिकली 4 टॉपिक्स है ना हाइपोथेसिस के, इसको मिला के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक्स हैं हाइपोथेसिस के, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड चाय स्क्वायर। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर एच नॉट इक्वल है, ठीक है, इक्वल मतलब ये साइन, तो आपके ऑल्टरनेटिव में ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रेटर, लेसर और नॉट इक्वल। अब ये आपने क्वेश्चन में एनालाइज करना होगा कि कौन सा वाला है। ठीक है, अगर मैम इक्वल नहीं हुआ एच नॉट तो फिर। मैंने क्या बताया, मोस्टली नॉट इक्वल होगा। ठीक है, वो सॉरी मोस्टली इक्वल होगा, और अगर नहीं होता है तो अगेन अगर कोई और पॉसिबिलिटी दी हुई होगी, तो अगर ग्रेटर है तो अल्टरनेटिव में लेसर हो जाएगा। हाँ इस हाँ तरह। सही है। सही है। सही है। अच्छा, इसके बाद जब आप करेंगे तो आपने क्या किया, थ्रेड पे चूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी तरह का पैटर्न यूज होगा बिल्कुल। H1 H0 बनाया, H1 बनाया और चूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसमें आपको 3 दिए हुए हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1%, 5% और 10%। अगर आपके क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड लेंगे विच इज 5%। ठीक है, विच इज 5%। स्टैंडर्ड जो होता है वो है 5%, कि अगर आपको नहीं गिवन तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे 0.05।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर्टीज याद है जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन की थी, वो प्रॉपर्टीज याद है? हाँ। ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर क्या हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं। ठीक है। इफ योर सैंपल साइज इज लेसर देन 30 एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे विच इज टी स्कोर फॉर्मूला। ठीक है। इफ योर सैंपल साइज इज लेसर देन 30, एक निशानी बता रही हूँ, इसको याद कर लो कि जब भी आपका सैंपल साइज लेसर देन 30 होगा, ठीक है, 30 से छोटा होगा और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू रिक्वायरमेंट्स, टू कंपल क्या बोलते हैं कंपलसरी जो चीजें हैं वो दो हैं, कि एक तो आपका सैंपल साइज छोटा होना चाहिए 30 से, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं हो, तो आप आंख बंद करके टी स्कोर लगाएंगे, और जहां ये पॉसिबिलिटी नहीं है वहां सब में जी स्कोर लगेगा। तो याद कर लो इस चीज को, हर जगह सेम रहेगी। प्रोबेबिलिटी की सॉरी हाइपोथेसिस के चारों टॉपिक्स में ये चीज सेम है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ। समझ आया कि मुझसे पूछ रहे थे ये लोग कि टी स्कोर हम कहाँ यूज करें, कैसे पता चलेगा कहाँ टी स्कोर यूज करना है, चार प्रॉपर्टीज है, मुश्किल हो सकता है, आई एक्सेप्ट। तो मैंने एक छोटी सी निशानी बता दी है कि जहां सैंपल साइज लेस देन 30 है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, तो आप आंख बंद करके क्या यूज करेंगे, आप टी स्कोर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जहां ये दो पॉसिबिलिटीज नहीं है वहां जी स्कोर का फॉर्मूला यूज होगा, वो भी दिखा देती हूँ। ये जी कट गया है थोड़ा सा बेचारा, पूरा फॉर्मूला वही है, जी स्कोर इज इक्वल्स टू सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, छोटा एन लिखा हुआ है यानी कि सैंपल साइज का। ठीक है। और अगर हम यही टी स्कोर में देखें तो टी स्कोर का क्या फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू मीन of the sample minus mu naught divided by sample standard deviation divided by under root n। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है कि सैंपल मीन की जगह किसका मीन आ गया, पॉपुलेशन सॉरी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई, वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी सेम टू सेम अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को भी इलेबरेट कर दूं कि ये फॉर्मूला आप कब कब यूज करेंगे, इफ योर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 and you know the standard deviation of population, you will use this formula. If the sample size is lesser than 30 but you also know the population standard deviation, you will use this formula. और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता लेकिन आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो आप तब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ कब आएगा, जब आपका सैंपल साइज लेसर देन 30 होगा और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होगा। हर जगह चीज यही सेम है कि सिर्फ टी स्कोर तब यूज होता है जब सैंपल साइज लेसर देन 30 होता है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती। क्लियर ये चीज? इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के दो फॉर्मूलाज हैं वो क्लियर हो गए। क्लियर? आगे बढ़ू? हाँ। ओके। अब हमने जो फिफ्थ देखा था वो क्या था कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ना। अब देखो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो स्टेप है विच इज क्रिटिकल रीजन,
ठीक है, वो क्या है आपके पास, क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं हुई भी, क्या चीज है वो, कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे इफ टी मींस टी कैलकुलेटेड। ये ये क्रिटिकल रीजन है टी स्कोर का, जी स्कोर का भी है, वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, टी स्कोर के क्रिटिकल रीजन में भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सी कब यूज करनी है। इफ योर एच वन, इफ योर एच वन इज ग्रेटर, ठीक है, अगर आप ग्रेटर लेते हैं एच वन को, सो विल यूज द क्रिटिकल रीजन ऑफ ग्रेटर। ठीक है, और अगर आप एच वन लेते हैं लेसर, ठीक है, एच वन लेते हैं लेसर, तो आप क्रिटिकल रीजन भी किसका लेंगे, लेसर का। और अगर आप एच वन लेते हैं नॉट इक्वल टू, तो आप क्रिटिकल रीजन भी किसका लेंगे, नॉट इक्वल टू का। ठीक है, अब मैं इसको समझा देती हूँ कि ये किस तरह से है। अब देखो, हम ना एच नॉट की रिजेक्शन का क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। अगर वो रिजेक्ट में नहीं लाई कर रहा होगा तो किस में लाई कर रहा होगा, एक्सेप्ट में। ठीक है ना, तो अब इस चीज को यहाँ देखते हैं कि विच इज एक्सेप्टेड रीजन एंड विच इज रिजेक्टेड रीजन। रिजेक्ट एच नॉट इफ टी, इसका मतलब है टी कैलकुलेटेड, जो भी आपके टेस्ट से आंसर आएगा ये वो है। सही है, इसको बेसिकली कैलकुलेटेड कहते हैं, टी कैलकुलेटेड या जी कैलकुलेटेड। रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी एल्फा एन माइनस वन, यानी ये जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, अगर आपका टी कैलकुलेटेड इससे बड़ा है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। इससे बड़ा है अगर टी कैलकुलेटेड, तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो हिस्सा है जो मैंने जहाँ पे पॉइंटर रखा हुआ है, ये है आपका रिजेक्टेड रीजन। अगर वैल्यू यहाँ से बाहर आती है, एग्जाम्पल लो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.05, ठीक है, तुमने यहाँ से जो इससे आंसर से प्रोबेबिलिटी निकाली वो आ रही है 0.05, और तुम्हारा टी कैलकुलेटेड है 1। अब मुझे बताओ ये ग्रेटर है या लेसर है, बताओ। ग्रेटर हुआ। ग्रेटर हुआ, तो इसका मतलब हम एच नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, अगर उससे ग्रेटर है आपका टी कैलकुलेटेड, तो आप एच नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये एक्सेप्टेड रीजन है और ये रिजेक्टेड रीजन है, ये मैं लिखना भूल गई यहाँ पर ना। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये जी कैलकुलेटेड का है, ये रिजेक्टेड रीजन है, ये एक्सेप्टेड रीजन है। अगर इस रीजन के बाहर आ रहा है नंबर, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, और अगर इसके अंदर आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है। हाँ या ना में जवाब दो ताकि मैं नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन समझाऊं फिर। हाँ कोई भी सही है। चीज अटक रही हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसे जूम पे ले रही हूँ, क्योंकि फिर क्लास में ये होता है कि सब बैठे होते हैं, किसी को नजर आ रहा होता है, किसी को नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है, अब अगर हम देखें रिजेक्ट एच नॉट इफ ये लेसर की है, इफ योर एच नॉट एच वन इज लेसर, सही है, तो आप लेसर का क्रिटिकल रीजन उठाएंगे, विच इज रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज लेसर देन माइनस टी अल्फा। ठीक है, यानी कि अगर आपका टी कैलकुलेटेड लेसर है माइनस टी अल्फा के, यानी कि टी अल्फा निकालेंगे आप और उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे, और वो जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा होगा। अगर आपका टी कैलकुलेटेड इससे लेसर है, लेसर है तो यहाँ पर लाई कर रहा होगा,
अगर ये लेसर है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर लेसर नहीं होगा तो टी एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये लेसर का है। एंड द लास्ट वन इज द रिजेक्ट एच नॉट इफ टी। अब देखो यहाँ पर जो है वो दो आ गई, जब नॉट इक्वल टू की बात कर रहे होते हैं ना हम, नॉट इक्वल टू की, तो ये बेसिकली नॉट इक्वल टू का है। अब जब नॉट इक्वल टू होगा तो वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो लेसर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन बनाते हैं वो सेंटर का बनाते हैं, कि इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर तुम लोग देखो तो, अगर हम इस चीज को देखें तो क्या है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेसर देन माइनस टी अल्फा अपॉन टू। ऊपर सिर्फ अल्फा था, यहाँ अल्फा अपॉन टू एन माइनस वन। और यानी कि ये एक लिमिट यहाँ लेसर वाली हो गई, और यहाँ पर एक लिमिट बनेगी ग्रेटर वाली। इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा अपॉन टू एन माइनस वन, तो वो यहाँ, उसको आपने यहाँ लिखा कि ना इससे ज्यादा हो और ना इससे कम हो। अगर इसके बीच में आपका जो भी आंसर है वो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं आता, कि लाइक रिजेक्ट हो रहा है इधर से या इधर से, किसी एक में भी आ रहा है, तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और का मतलब क्या होता है, कि या लेसर हो या ग्रेटर हो। ठीक है, इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, इस लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास जी का रीजन है। जी कैलकुलेटेड में सब चीज वैसे ही रहती है, बस यहाँ जी अल्फा आ जाएगा, यहाँ माइनस जी अल्फा, और यहाँ माइनस जी अल्फा अपॉन टू और जी अल्फा अपॉन टू, सब चीज सेम रहेगी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। हाँ या ना मैं तो जवाब दे दिया करो यार तुम लोग। हाँ चलो स्टार्ट कर दो। सही है। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन। A firm manufactures car batteries that have a length of life that is approximately normally distributed with a mean of 3.5 years. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है कार बैटरीज, क्या करते हैं वो, दे हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव, और वो लाइफ आपको मीन बताया हुआ है 3.5 ईयर्स। ठीक है, आपने टेस्ट करना है, टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू 3.5 ईयर्स अगेंस्ट द अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपने एच नॉट को टेस्ट करना है। मैंने बताया था कि हम टेस्ट किसको करते हैं, हम एच नॉट को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मतलब बोल दिया इन्होंने, टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट म्यू इज इक्वल्स टू, यानी कि आपने एच नॉट क्या करना है, आपका एच नॉट है इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 3.5, यानी एच नॉट बिल्ड कर लो अपने पास इसी तरह नंबर वन करके। एच नॉट है 3.5। ठीक है, years against the alternative mu is greater lesser than 3.5। इसका मतलब क्या, लेसर है, यानी कि जो भी म्यू है वो लेसर है 3.5 से। ठीक है, यानी ऑल्टरनेटिव एच वन क्या आ जाएगा, म्यू इज लेसर देन 3.5। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ये देखो ऐसे। ठीक है, नजर आ रहा है।
मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट्स है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि 5 मिनट के अंदर ये सवाल पूरा हो जाए। नजर आ रहा है? हाँ आ रहे हैं। सही है। इसी तरह आप इसको बिल्ड करें। आपका H0 है इक्वल टू 3.5 और आपका H1 है म्यू इज लेसर देन 3.5। सही है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यूज अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आप यहाँ लिख लेंगे कि अल्फा कितना है, 0.05। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पहले आप देखेंगे डेटा क्या गिवन है, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो पढ़ते हैं। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 बैटरीज, यानी कि सैंपल साइज कितना है 12, हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 3.2 years, सैंपल मीन आपको बताया हुआ है 3.2, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.12 years। हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम कैसे एनालाइज करेंगे कि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है या ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर इसके साथ पॉपुलेशन के डेटा के साथ गिवन होगा, अगर यहाँ लिखा हुआ होता विद अ मीन ऑफ 3.5 years एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.12, तो ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता? ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता। लेकिन यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है किसके साथ? सैंपल के डेटा के साथ, कि जहाँ सैंपल की मीन की बात हो रही है वही बता रहे हैं विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.12 years। तो इसका मतलब ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है? ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन है वो सैंपल साइज है 12 विच इज लेसर देन 30, और हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो हम किसका यूज करेंगे? सैंपल का। ठीक है। अब अगर हम इस पूरे डेटा को देखें, एनालाइज करें, तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से डेटा गिवन है। तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला उठाया? टी स्कोर का फॉर्मूला। ठीक है। टी स्कोर का फॉर्मूला था सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है। आपने फॉर्मूले के मुताबिक चीजें पुट की। आपके पास जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन कितना है? 3.2। आपका म्यू नॉट कितना है? म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 3.5। एच नॉट के साथ होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 3.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.12 और अंडर रूट 12। आप चाहें तो इसको ओवरऑल भी फॉर्मूले में डाल सकते हैं कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में। ठीक है। या तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आपने इसे माइनस कर दिया और फिर ये डिविजिबल में था तो ये यहाँ से ऊपर आके किस में चला गया? मल्टीप्लिकेशन में। सही है। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, आपने इसे डिवाइड करके वैल्यू निकाली और फिर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से टी कैलकुलेटेड आ रहा है वो आ रहा है -8.6। सही है। अब आप जो प्रोबेबिलिटी बिल्ड करेंगे उसको जो है कंपेयर करेंगे इससे, और फिर अपने H0 को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। मैंने जो प्रोबेबिलिटी थी मेरी, सॉरी H1 जो था वो मेरा क्या था? लेसर। ठीक है। तो मैंने क्रिटिकल रीजन भी किसका उठाया? लेसर का। ठीक है। रिजेक्ट H0 if t calculated is lesser than minus t alpha n minus 1। अल्फा मेरे पास था 0.05, n मेरे पास था 12 और -1। अब मैं क्या करूंगी? 0.05 को देखूंगी 11 में। ये टी स्कोर का टेबल है। आप इसे किस तरह देखेंगे कि ये 11 है। ठीक है। और 11 में 0.05 ये रहा। क्या वैल्यू आ रही है? 1.796। ठीक है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप रीजन में भी लिख सकते हैं। ठीक है कि टी कैलकुलेटेड इज लेसर देन -1.796। अगर आपका टी कैलकुलेटेड लेसर देन है -1.79,
6 के तो आप इसे क्या कर देंगे, आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों का जो रीजन है या तुम लोगों का जो भी वो है, वो ग्रेटर है या लेसर होगा? -1 बड़ा होगा या -8? -1। सही है, तो यहाँ पर आपका H0 क्या हो गया, रिजेक्ट। तो इस तरह का आप कैलकुलेशन इसमें लिख देंगे, यानी कि सिंस टी कैलकुलेटेड फॉल इन रिजेक्टेड रीजन, यानी कि जो भी टी कैलकुलेटेड है वो रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है, तो आप रिजेक्ट करते हैं H0 को और एक्सेप्ट करते हैं H1 को, यानी कि आपका ऑल्टरनेटिव वाला सही है। जो कंपनी की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर रॉन्ग है, यानी ये कंपनी ने जो एस्टिमेट किया है वो